एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी इच्छा थी कि उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो, जहां वो सास, ननद, देवरानी, जिठानी सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहे। जैसा उसने चाहा उसे वैसा मिल भी गया और प्रीति की शादी अमित के साथ, यानी कि एक बड़े से परिवार में हो गई। शादी के बाद अपने बड़े से ससुराल में जाने की खुशी मन में दबाए वो विदा होकर आ गई। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा एक जेठ जिठानी और ननद नंदोय भी थे। लेकिन असल जिंदगी टीवी सीरियल के ये रिश्ता क्या कहलाता जैसी नहीं होती, इसलिए शादी तो हो गई थी, लेकिन असल झटका लगना अभी बाकी था। शादी के कुछ दिन बाद। देखो बच्चों, आज से आपकी नाश्ते में पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मैगी जो भी खाना हो आप चाची को बता देना। चाची झटपट आपके लिए बनाकर तैयार कर देगी। आज से चाची आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अरे चाची, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। आप इतना टेस्टी खाना बनाती हो, मैं तो उंगली चाटता रह जाता हूँ। आप एक काम करना, शाम को मेरे लिए पिज्ज़ा बना देना। अच्छा ठीक है लड्डू, पक्का बना दूंगी। अरे प्रीति, ये क्या लगा रखा है तुमने? ऐसी कौन सी घुट्टी चटा दी है लड्डू और गुड़िया को कि वो दिन भर चाची चाची करते फिरते हैं? नहीं तो भाभी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस बच्चे हैं इसलिए थोड़ा लाड़ प्यार कर लेती हूँ, और क्या। दोनों देवरानी जेठानी बात कर ही रही होती है, तभी सासू माँ पुष्पा वहाँ आ जाती है। प्रीति बहू, तुम्हारी तो इस साल सावन की पहली तीज है। अपने घर में बात कर ली है ना? भाई हमारे यहाँ तीज तो मायके से ही आती है बहू के। हाँ जी माँ जी, मम्मी का फ़ोन आया था, वो 1-2 दिन में सब सामान भिजवा देंगी। चला अच्छी बात है, वरना इस प्रिया से तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। इसके घर वालों ने तो पहली तीज ही रो रो कर भेजी थी, अब तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। इतना कहकर पुष्पा वहां से चली जाती है। प्रीति देखती है कि सास के ताने सुनकर प्रिया की आंखें भर आई है। प्रिया के माँ पिताजी नहीं थे और भैया भाभी कभी कुछ सामान भिजवा देते तो कभी भूल जाते, जिसके कारण प्रिया को ससुराल में ताने सुनने को मिलते थे। 2 दिन बाद। ये लीजिए बहन जी, ये आपकी साड़ी है और ये भाई साहब का जोड़ा। बाकी सब खाने पीने का सामान है। अच्छा, प्रीति को ज़रा बुला दीजिए, उसने कुछ सामान मंगवाया था तो वो उसे दे दूँ। अपनी समधन की बात सुनकर पुष्पा हंसते हुए प्रीति को आवाज लगाती है। प्रीति बेटा, आओ देखो तुम्हारी मम्मी बुला रही है। चाय नाश्ता बड़ी बहू देख लेगी बेटा, तुम आओ तो यहाँ। जी जी माँ जी। ये ले बेटा, ये तेरा पैकेट पकड़ जो तूने मंगवाया था। प्रीति पैकेट लेकर रसोई में जाती है और जेठानी के हाथों में थमा देती है। ये लीजिए भाभी, ये आपका तीज का गिफ्ट। आपके लिए हरी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी। तीज पर मायके से आता है ना, मुझे अपनी बहन समझकर रख लो। प्रीति, आज के बाद मुझ पर तरस खाने की गलती मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकती? अपने मायके से मेरे लिए साड़ी मंगवा कर तुम साबित क्या करना चाहती हो? महान बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है ना तुम्हें, या अपने मायके की अमीरी का ढिंढोरा पीटना चाहती हो? बड़ी आई बहन बनने वाली। अच्छा, अब समझ में आया। ये सब माँ जी की नज़र में अपने नंबर बढ़वाने का तरीका है ना तुम्हारा, ताकि माँ जी समझे कि तुम बहुत महान हो। सही कहा ना मैंने? भाभी आप ऐसा क्यों सोचती है? मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके लिए भी अपने जैसी साड़ी मंगवा ली। सोचा था दोनों एक जैसी साड़ी पहनकर तीज मनाएंगे। हाँ, ताकि तुम सबको बता सको कि तुम कितनी अच्छी हो। बेचारी अनाज जिठानी को भी अपने जैसी साड़ियाँ ला कर देती हो। देखो प्रीति, ये सब पैतरेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम्हारे जैसी मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने वाली औरतों को मैं खूब समझती हूँ। इतना कहकर प्रिया प्रीति की दी हुई साड़ी उसके हाथ में थमाकर चली जाती है और प्रीति आंसू भरी आंखों से उसे बस देखती रह जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रिया अपने बच्चों को डांट रही थी। पूरा दिन बस खाने की फरमाइश करते रहोगे, कभी पास्ता खाना है तो कभी मैगी। पढ़ाई लिखाई में दोनों एकदम जीरो हो गया। वो जीरो। जब से ये प्रीति आई है तुम दोनों को सर पर चढ़ा कर रखा है। हाँ, वो तो चाहती होगी कि तुम दोनों बिगड़ जाओ। उसके अपने बच्चे होते तब मैं देखती कितना लाड़ करती।
मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रही हो? प्रीति चाची तो हमें आपसे भी ज़्यादा प्यार करती है। आपको किसने कहा कि हम पढ़ते नहीं? शाम को जब आप सब्जी लेने जाती हो तो चाची ही तो पढ़ाती है। इस प्रीति की ना आज खैर नहीं। न जाने मेरे बच्चों पर कौन सा मंत्र मारा है इसने कि आज मेरे बच्चे मुझसे ही जुबान लड़ा रहे हैं। प्रिया गुस्से में बड़बड़ाती प्रीति के पास जाती है। अगर माँ बनने का इतना ही शौक है तो अपना बच्चा पैदा कर लो ना, मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे बच्चों से दूर ही रहना तुम। न जाने क्या मंत्र मार दिया है कि बच्चे हर बात में चाची 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 करते रहते हैं, जैसे कि हमने तो आज तक इनके लिए कुछ किया ही नहीं। और घर में मैं नहीं होती हूँ उसी समय पढ़ाने का क्या मतलब है? बच्चों के मन में तो यही भरना चाहती हो ना कि उनकी माँ को उनकी कोई फिक्र नहीं है और चाची तो उनके लिए जान भी दे देगी। भाभी, मैंने बच्चों को कोई गलत बात नहीं सिखाई। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अपनी माँ कहो। फिर भी बच्चे आपके हैं और अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं आज से बच्चों से दूर ही रहूंगी। अगली सुबह प्रीति मंदिर में घंटी बजाकर भगवान की पूजा कर रही थी। तभी उसकी सास पुष्पा वहां आती है। अरे बेटा, सुबह के 5 बज रहे हैं और तू जोर जोर से घंटी बजाकर आरती कर रही है। अरे बेटा, इतनी सुबह तो भगवान जी भी नहीं उठे होंगे। ऐसे भी क्या जल्दी थी कि इतने सवेरे उठकर तू मंदिर में भगवान की नींद डिस्टर्ब कर रही है? वो माँ जी, मैंने सोचा कि जल्दी उठकर काम निपटा लूंगी तो सही रहेगा। वैसे भी बहुओं को तो जल्दी ही उठना चाहिए ना। देख बेटा, मुझे ना अपनी नींद से बहुत प्यार है। आइंदा से मेरी नींद खराब ना करना। और ये ज्यादा आदर्श बहू बनकर दिखाने की भी ना कोई जरूरत नहीं है। बेचारी प्रीति सास की बात सुनकर ठगी सी खड़ी रह गई थी। इस घर में वो जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करती, उल्टा उतनी ही उसकी मुसीबत बढ़ती जाती। अगले दिन सवेरे ही प्रीति की ननद स्वीटी अपने पति राकेश के साथ उनके घर आती है। प्रीति पैर छूकर उनका अभिवादन करती है। अरे आइए आइए दीदी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हाँ भाभी, चिंता ना करो, अब आ गई हूँ ना तो जल्दी से जाने वाली नहीं हूँ। मतलब ये कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, इसलिए आपके पास रेस्ट करने ही तो आई हूँ। माँ बता रही थी आपको बड़ा शौक है सबके काम करने का। अब ना आप खूब सेवा कर लेना ननद की, बढ़िया मौका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका भी तो घर है। पूरे अधिकार से रहो आप। स्वीटी के आने के बाद अब घर का काम पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। प्रीति पूरा दिन घर के काम और खाना बनाने में लगी रहती। ननद स्वीटी की भी प्रीति पूरे मन से सेवा कर रही थी। ये क्या नया चलन चला रही हो तुम घर में, हाँ? और ये हर समय घूंघट में लिपटे हुए संस्कारी बहू बनकर क्या साबित करना चाहती हो? ये जो तुम सर पर पल्लू रखकर आदर्श बहू बनकर दिखा रही हो ना, उससे कोई खुश नहीं होने वाला। बस तुम्हारे चक्कर में मुझे जरूर बातें सुनने को मिल जाती है। जब देखो तब स्वीटी के आगे पीछे घूमती रहती हो। आज तुम सर पर चढ़ाओगी ना तो कल को झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। तुम्हें तो अच्छाई की बीमारी है ना। जरूर तुम्हें कोई अच्छाई का कीड़ा काट कर गया है जो इतना जलील होने के बाद भी तुम नहीं सुधरती। प्रीति बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए जेठानी की बातों का जवाब दिए बगैर ही वो वहां से अपने कमरे में लौट आती है। स्वीटी के मायके आने की खबर सुनकर स्वीटी की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती है। अरे यार, इतनी टेस्टी कचौरी कौन से मंगवाए तूने? मेरा तो मन ही नहीं भर रहा खा खा कर। अरे ये पकोड़े खाकर देख, मजा ही आ जाएगा। तभी प्रीति भी वहां आ जाती है। ये नारियल के लड्डू खाकर देखिए ना, मैंने आज सुबह ही बनाया है। वो स्वीटी दीदी ने बताया कि आप लोग आने वाली हैं, तो मैंने कचौरी और पकोड़े भी बना दिए। आप खाकर बताइए ना कैसे बने हैं। और स्वीटी, तेरी भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और एक तो है जो चाय भी ऐसे बना कर लाती है कि अगली बार बंदा चाय के नाम से ही घबरा जाए। अरे भाभी, आपको पता है स्वीटी तो ऐसा खाना बनाती है कि इसके पति के बारे में सोचकर मुझे आज भी अफसोस होता है। बेचारा आधा पेट ही खाना खा पाता होगा। चल चल स्वीटी, अब तू मायके आई हुई है तो प्रीति भाभी से ढंग का खाना बनाना सीख के ही जाना, शायद जीजू का जन्म सुधर जाए। इतना कहकर स्वीटी की सहेलियां ठहाके लगाकर हंसने लगती है। प्रीति की तारीफों के बीच होती अपनी बुराई से स्वीटी बुरी तरह चिढ़ गई थी। सहेलियों के जाने के बाद स्वीटी प्रीति के पास जाती है।
अरे भाभी, आपको क्या पड़ी थी मेरी सहेलियों के लिए इतने कचौरी पकवान बनाने की? कोई भी ऐरा गहरा आएगा तो क्या आप 56 भोग बनाकर उनके सामने रख दोगी? लेकिन दीदी, वो आपकी सहेलियाँ थी, कोई ऐरी गहरी नहीं। मैंने तो सिर्फ इसीलिए उनके लिए ये सब बनाया ताकि आप खुश हो जाओ। उल्टा आप मुझे ही सुना रही हो। मेरी सहेलियों के सामने मेरा अपमान करके खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको, हैं? खुशी क्यों नहीं होगी? तारीफ सुनने की आदत जो पड़ गई है, इसीलिए हर समय बस मौका ढूंढती रहती हो तारीफ पाने का। आपसे अच्छी तो प्रिया भाभी है, कम से कम अपने काम से तो काम रखती है। आपकी तो आदत है सबके काम के बीच अपनी नाक घुसाने की। अरे स्वीटी, क्या बात हो गई बेटा? क्यों इतनी नाराज हो रही हो? मम्मी, ये जो आपकी लाडली बहू है ना, इसने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। इसके बाद स्वीटी पुष्पा को सारी बातें बताकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे बेटा, इसने तो मेरे भी नाक में दम कर रखा है। कल सोसाइटी में औरतें बोल रही थी कि सास को देखो, कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती, और एक छोटी बहू है जो सोसाइटी की कोई भी बुजुर्ग औरत दिख जाए तो पैर छुए बिना नहीं रह सकती। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है फालतू में सबके पैरों में गिरने की? हम किसी से कम है क्या जो सबके पैरों में गिरते पड़ते रहे? ऐसी बात नहीं है माँ जी, किसी बड़े के पैर छूने से हम छोटे थोड़ी ना हो जाते हैं। ये तो अपने अपने संस्कार होते हैं। हाँ हाँ, संस्कारों की पोटली तो तू ही बांध कर लाई है ना अपने मायके से, और हम सब तो असभ्य हैं। क्या ठीक कहा ना? सास और ननद की इस तरह की बातें सुनकर प्रीति का दिल छलनी हो गया था। रुआंसी होकर वो अपने कमरे में लौट गई। अब वो पूरी कोशिश करती कि परिवार में किसी के भी बारे में ना सोचकर बस अपने काम से मतलब रखे, लेकिन अच्छाई तो मानो एक बीमारी बनकर उसके अंदर समाई हुई थी। न चाहते हुए भी जब बच्चे उसके सामने आते तो वो उन्हें उनकी पसंद का खाना बनाकर खिला ही देती। ननद को अच्छी तरह बेड रेस्ट मिलता रहे, इसलिए वो स्वीटी के कपड़े धोती, उसकी ज़रूरत का सारा सामान लाकर उसके कमरे में रख देती ताकि उसे यहाँ वहाँ दौड़कर परेशान ना होना पड़े। कुछ दिन बीत गए थे। आज सुबह से ही सासू माँ पुष्पा के चेहरे पर 100 गुलाबों की रौनक नजर आ रही थी। पुष्पा को उनकी सहेली अपूर्वा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में जो बुलाया था, अपनी सहेलियों के बीच अपनी धौंस जमाने के लिए पुष्पा सुबह से ही तैयारियों में जुटी हुई थी। माँ जी लाइए, मैं आपको रेडी कर देती हूँ, आप पार्टी में सबसे सुंदर लगेंगी। अच्छा, अब तो इतना कह रही है तो कर दे, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे मुझे ज्यादा लीपा पोती नहीं चाहिए, बस नेचुरल सा लुक होना चाहिए। अरे माँ जी, आप बैठी तो सही, अभी आपको बिल्कुल चेंज कर देती हूँ। प्रीति पुष्पा का खूब बढ़िया सा मेकअप कर देती है। तभी ससुर जी घर के अंदर आते हैं। बेटो, जरा पुष्पा आंटी को तो बुलाओ ना। अरे क्या बकवास कर रहे हो जी, मैं ही तो पुष्पा हूँ। अगर तुम ही पुष्पा हो तो फिर ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम क्यों बनी हुई हो? कोई तुम्हें देखकर कह ही नहीं सकता कि तुम्हारी उम्र 65 साल है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था प्रीति से कि मुझे ज्यादा लीपा पोते पसंद नहीं, लेकिन ये मेरा मजाक उड़वाए बिना मानी नहीं। पता नहीं किस घड़ी में ये संस्कारों की पोटली मेरे गले में बंध गई। ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जिसमें ये टांग ना अड़ाए। अच्छी खासी मैं खुद से तैयार हो रही थी, आकर लग गई माँ जी करने में और सब सत्यानाश कर दिया। अब ऐसी शक्ल लेकर सहेलियों के बीच जाऊंगी तो वो भी मजाक ही बनाएंगी। तभी पुष्पा की सहेली का फोन आता है और वो जल्दबाजी में ऐसे ही निकल जाती है। मैंने तो माँ जी का इतना अच्छा मेकअप किया, मदद करने की कोशिश की, और उन्होंने ही मुझे 4 बातें सुना दी। बच्चों को लेकर हुई बहस के बाद प्रिया प्रीति से बात नहीं करती थी। बच्चों के 3 दिन में एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और प्रिया डेंगू की चपेट में आकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। प्रीति का दिल तो बहुत चाहता कि वो जाकर जेठानी का हाल पूछ ले, लेकिन अपनी भलाई का कई बार बुरा अंजाम होता देख चुकी थी, इसलिए चुप रहकर अपना काम करने में ही उसने भलाई समझी। स्वीटी दीदी, आप बच्चों की पढ़ाई करवा देंगी क्या? मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, न जाने इस बार क्या होगा। मैं तो बिल्कुल समय ही नहीं दे पा रही बच्चों को। अरे भाभी, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, आप मुझे काम वाम मत बताइए, मेरे बस का नहीं है बच्चों के साथ दिमाग खपाना। काश कि मैंने उस दिन प्रीति को भला बुरा ना कहा होता तो आज वो बच्चों की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल लेती। कितनी बुरी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ।
तभी प्रीति वहाँ आ जाती है। आप चिंता मत करिए भाभी, मैं अभी भी बच्चों की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभालने के लिए तैयार हूँ। आप बस आराम करिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। बच्चों की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनकी चाची है ना उनके पास। मुझे माफ़ कर दो प्रीति, तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे जलन होने लगी थी। मैं माँ हूँ तब भी मैं बच्चों के लिए इतना नहीं कर पा रही थी जितना तू चाची होकर कर लेती थी। इसलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या की भावना आ गई, मुझे चिढ़न होने लगी थी और इसीलिए मैंने तुमसे झगड़ा किया। अब जब बड़ी बहू को अकल आ ही गई है तो पुष्पा लगे हाथ तुम भी अपनी गलती स्वीकार करके बहू से माफ़ी मांग लो। मैंने कल सुबह ही तुम दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन ली थी। मैं जानता हूँ कि मन ही मन तुम भी छोटी बहू से कही हुई बातों के लिए परेशान हो। आप ठीक कहते हैं प्रीति बेटा, माफ़ करना। उस दिन तेरे मेकअप करने के बाद मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन मेरी सहेली के यहाँ सबको मेरा मेकअप इतना पसंद आया कि इतनी सारी औरतों में मुझे ब्यूटी क्वीन का अवार्ड भी मिला। ये देख, मुझे इनाम में ये पेंडेंट मिला है। ये ले, ये पेंडेंट मेरी तरफ से तू ही रख ले, तू ही हकदार है इसकी। मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना माँ जी, आप तो मेरी माँ समान हो, आपकी बातें मैं दिल से नहीं लगाती। मेरे इतना भला बुरा कहने के बाद भी आपने एक भी दिन मेरा ख्याल रखना नहीं छोड़ा। समय पर खाना, समय पर दवाइयाँ, मेरे कपड़े धोए, ज़रूरत का हर सामान ला कर दिया। माँ से ज़्यादा आपने मेरा ध्यान रखा। आप इतनी अच्छी कैसे हो भाभी? आज के ज़माने में इतना अच्छा कौन होता है? आपको उस दिन भला बुरा कहने के बाद हर दिन मैं आपको देखकर पश्चाताप की आग में जली हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो। बेटा, तेरी सास और ननद तो बहुत पहले ही तुझसे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आज जब प्रिया बहू को तुझसे माफ़ी मांगते देखा तो मैंने इन दोनों को भी बुला लिया। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी, मिलजुल कर रहने में जो मज़ा है वो किसी और बात में कहाँ। इसी बात पर मैं खीर बनाकर सबका मुंह मीठा कराती हूँ। प्रीति के इतना कहते ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं, क्योंकि ये अच्छाई की बीमारी अभी भी प्रीति का पीछा नहीं छोड़ रही थी।